प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण कार्य कराने के लिए कहा था। इस वीडियो में हिंदी पाठ्यक्रमानुसार आपको पढ़ाया जाएगा। पहले आप पाठ्यक्रम को समझने से पहले पुस्तक के बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा निर्धारित नवीनतम एवं संशोधित पाठ्यक्रमानुसार आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जिस पुस्तक का प्रणयन किया गया है वह पुस्तक 2 खंडों में विभक्त है, खंड क और खंड ख। खंड क में गद्य गरिमा, काव्यांजलि और कथा भारती को रखा गया है। खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका और संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त आप सभी को स्वपठित खंड काव्य पुस्तक भी पढ़ना होगा, क्योंकि स्वपठित खंड काव्य पर आधारित 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम में पहले गद्य साहित्य का विकास, गद्य का विकास रखा गया है। भूमिका में गद्य साहित्य के विकास से आपको एक एक अंक के 5 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के आते हैं, जिसका उत्तर आपको देना होता है। इसलिए हिंदी गद्य साहित्य के विकास को पढ़ना या उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। हिंदी गद्य साहित्य को जानने से पहले हम जानें कि साहित्य क्या है। जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया होगा कि सौंदर्य प्रियता मानव की एक प्रधान मनोवृत्ति है। सौंदर्य प्रियता मानव की एक प्रधान मनोवृत्ति है। उसकी इसी प्रेरणा से, उसकी मनोवृत्ति की प्रेरणा से सभ्यता, संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास हुआ है। साहित्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के भावों, विचारों, कल्पनाओं और अनुभूतियों की लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही साहित्य है। फिर से एक बार सुन लें कि मनुष्य के भावों, विचारों, कल्पनाओं एवं अनुभूतियों की लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही साहित्य है। साहित्य अकेले गद्य से नहीं, बल्कि पद्य और गद्य ये दोनों साहित्य के औरस पुत्र हैं। पद्य और गद्य ये दोनों साहित्य के औरस पुत्र हैं। दोनों का जन्म साहित्य से है। अब दोनों का जब संबंध है तो पद्य
पद्य में क्या है? पद्य संवेदनाओं एवं कल्पनाओं, संवेदनाओं एवं कल्पनाओं की प्रधानता पद्य में होती है, जबकि गद्य में विवेक एवं तर्क की। पद्य का संबंध मनुष्य के मानव हृदय से पद्य का संबंध होता है, जबकि गद्य का संबंध मानव मस्तिष्क से होता है। मानव हृदय से पद्य का संबंध होने के कारण पद्य में रागात्मिका वृत्ति की प्रधानता होती है, जबकि गद्य में गद्य का संबंध मानव मस्तिष्क से होने के कारण इसमें बौद्धिकता एवं चिंतनशीलता का अतिरेक पाया जाता है। आप साहित्य के बारे में समझे, अब हम गद्य के बारे में जानें। गद्य शब्द गद धातु में एक प्रत्यय जोड़ने से बनता है। दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल की शैली में गद्य का ही प्रयोग होता है। गद्य एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सीधा संबंध होता है। गद्य में व्यक्ति अपने भाव, विचार एवं अभिव्यक्ति को दूसरों के साथ, दूसरों तक अभिव्यक्त करने के लिए जिस शब्द रूप का चयन करता है, जिस शब्द रूप का प्रयोग करता है, वही गद्य है। इस तरह व्यावहारिक कथित भाषा ही गद्य है। गद्य भावनापूर्ण, भाव तत्व से ओतप्रोत, ताल, छंद, लय, तुकबंदी से बंधा हुआ होता है। पद्य, फिर से पद्य ताल, छंद, लय, तुकबंदी से भावपूर्ण वाक्यों में बंधा होता है और इसमें भाव तत्व की प्रधानता होती है, जबकि गद्य ताल, छंद, लय, तुक से मुक्त होकर के विचारपूर्ण वाक्य बद्ध रचना है। एक समय था जब गद्य और पद्य के अंतर को यह कहकर के स्वीकार कर लिया जाता था कि पद्य छंदोबद्ध रचना है और गद्य छंद विहीन। लेकिन आज के परिवेश में यह अंतर, गद्य और पद्य के अंतर को अलग नहीं कर सकता, विभाजित नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि आज गद्य में भी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया गया। गद्य में कविताएं लिखी जा रही हैं जिन्हें नई कविता का नाम दिया गया है, जो छंदों से, छंद के बंधन से मुक्त है। आप ये भी देखेंगे, बार बार ये कहा जाता है कि पद्य
भाव तत्व से, हृदय से संबंध रखने वाला छंद है। और गद्य क्या है? गद्य विचारों के प्रवाह में गति करने के लिए सशक्त है। तो ये विचार तत्व से उत्पन्न रखता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम विचार तत्व या भाव तत्व के आधार पर बिल्कुल गद्य और पद्य के भाव और विचार को अलग अलग नहीं कर सकते। साहित्य में, हिंदी साहित्य में इसका उसी प्रकार स्थान है जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थात जिस प्रकार वाणी से अर्थ को और जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से साहित्य से, हिंदी साहित्य से, गद्य साहित्य से विचारों को और भावों को अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात गद्य में भी भावों की और विचारों की प्रधानता नहीं, बल्कि दोनों का भाव और विचारों का, दोनों का जो है सानिध्य मिलता है। इसलिए हम इसको अलग थलग नहीं कर सकते। प्रधानता के आधार पर हम इसको अंतर दे सकते हैं। हाँ, गद्यकार के लिए, कवि के लिए पद्य की रचना करने के लिए व्याकरणिक नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता, और न ही गद्यकार व्याकरणिक नियमों का पालन करता है। क्योंकि पद्यकार को, कवि को छंद के अनुरूप शब्दों को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि गद्यकार व्याकरणिक नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता। गद्यकार विराम चिन्हों के अवलंब से रचना को गति देता है, जबकि पद्यकार लय, ताल, तुक, गति के आधार पर रचना को गति देता है। इसीलिए कहा गया है कि गद्यम कवीनाम निक्षम वदन्ति, अर्थात गद्य कवियों के लिए कसौटी है। गद्य वस्तुतः आज हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य जीवन के प्रत्येक स्थान, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक गति को जिस प्रकार से व्यक्त करने में समर्थ है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गद्य की इस प्रचुरता को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया। गद्य काल का नाम प्रदान की है। तो हम इस प्रकार से हिंदी साहित्य
साहित्य क्या है उसके बारे में जाने। साहित्य के बारे में बता दिए हैं कि मनुष्य के भावों, विचारों, कल्पनाओं और अनुभूतियों की लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही साहित्य है। और गद्य के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, जबकि इसके बारे में पिछली कक्षाओं में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया भी जा चुका है, लेकिन प्रकाश डालना यहाँ पर आवश्यक था। अब हम हिंदी के बारे में जानें। हिंदी की व्युत्पत्ति फारसी शब्द से मानी जाती है, क्योंकि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी का जन्म उत्तर भारत में हिंदी का जन्म उत्तर भारत में हुआ। लेकिन नाम ईरानियों के द्वारा और भारतीय मुसलमानों के द्वारा इसका नामकरण किया गया। हालांकि जैसी जी हिंदी नहीं हिंदवी लिखते हैं, और ईरानियों की एक प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता है, उसमें हिंदी, हिंदू आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। हिंदी विकास क्रम के कालक्रम में अगर जाएं तो कुछ विद्वानों द्वारा ये कहा जाता है कि हिंदी की जननी संस्कृत है। अब क्यों संस्कृत को जननी कहा जाता है? इसलिए कि विकास क्रम को अगर हम देखें, भाषा के विकास को, तो आर्य भाषा, संस्कृत को आर्य भाषा भी कहा जाता है। पहले वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, फिर इसके बाद वैदिक संस्कृत से आगे बढ़ते हुए, संचरण करते हुए लौकिक संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का प्रचलन हुआ, फिर पाली भाषा से गति करती हुई प्राकृत भाषा के रूप में प्रचलित हुई। प्राकृत भाषा के बाद फिर इसमें परिवर्तन हुआ अपभ्रंश भाषा, जिसे कुछ भाषा विद्वान अवहट की संज्ञा भी देते हैं। तो अपभ्रंश के रूप में प्रचलित हुई, और हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी का विकास है, उस खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है कहाँ से विकसित हुई? तो अपभ्रंश के सौरसेनी से ही इसको विकसित माना जाता है। जब वैदिक संस्कृत भाषा चल रही थी, उस समय इसकी शब्द संरचना और ध्वनि विन्यास व्याकरणिक दृष्टि से कुछ अलग थे। लेकिन जैसे जैसे लौकिक संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, इसके बाद अपभ्रंश भाषा के रूप में प्रचलित हुई, इसमें शब्द संरचना में परिवर्तन हुआ, इसमें जो है कि ध्वनि विन्यास में परिवर्तन हुआ, इसके व्याकरणों में भी परिवर्तन हुआ। शब्द के हिंदी शब्द का व्यापक अर्थ अगर इनकी व्याख्या करें तो मुख्यतः इनके हिंदी को तीन अर्थों में हम विभाजित कर सकते हैं। व्यापक अर्थ में हिंदी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, बघेली, अवधी
और छत्तीसगढ़ी के साथ उपभाषाएं राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी आदि का ये प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी, फिर से सुन रहे हैं, हिंदी 8 बोली। 8 बोली कौन कौन 8 बोली हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इसके बाद बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ये 8 बोलियां हैं। 8 बोलियों के अतिरिक्त उपभाषाएं राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, मैथिली, भोजपुरी का हिंदी प्रतिनिधित्व करती है। जब हम वैज्ञानिक दृष्टि के अंतर्गत देखेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टि के अंतर्गत इसका अर्थ यह है कि उक्त 8 बोलियों को ही भाषा वैज्ञानिकों के अंतर्गत परिगणित किया गया है। उक्त 8 बोलियों को ही जो है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा परिगणित किया गया है। हिंदी के सीमित अर्थ के रूप में अगर देखें तो दिल्ली की और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप ही खड़ी बोली। खड़ी बोली गद्य जो पूरे भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान बनाई है और हिंदी प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है, वह खड़ी बोली वह परिनिष्ठित एवं परिमार्जित खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली गद्य है। फिर सुने कि संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली या संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान बना चुकी खड़ी हिंदी, खड़ी बोली गद्य और हिंदी प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है, वह परिनिष्ठित एवं परिमार्जित खड़ी बोली गद्य ही है। हिंदी गद्य का एक रूप और मिलता है, दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी कैसे है, दक्षिण में कैसे हिंदी प्रचलित हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए तो उनके साथ उत्तर भारत से बहुत से मुसलमान वहां जाकर बस गए और वहां पर जिस भाषा का प्रचलन किया, प्रयोग किया, वही दक्षिणी हिंदी के रूप में कहलाई। दक्षिणी हिंदी में पद्य और गद्य की रचनाएं 1580 ईस्वी में प्रमाणित रूप में प्राप्त होती है। 1580 ईस्वी से प्रमाणित रूप में प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया हिंदी के बारे में, हम हिंदी के बारे में जान गए। अब यह जानेंगे कि हिंदी गद्य के विकास में क्या केवल जो हम आज खड़ी हिंदी गद्य के रूप में प्रयोग करते हैं वही है।
खड़ी हिंदी गद्य के रूप में जो आज विकास हम देख रहे हैं, तो खड़ी हिंदी गद्य का प्राचीन रूप भी जाने। खड़ी हिंदी गद्य के रूप में जो बोली जा रही है, उससे पहले राजस्थानी गद्य और ब्रज भाषा गद्य के रूप में भी प्रचलन था। अर्थात इसे देखने से स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य का जो रूप हम देख रहे हैं, यह राजस्थानी गद्य भाषा से और ब्रज भाषा गद्य के बाद की घटना है। राजस्थानी गद्य 13वीं शताब्दी ईस्वी में प्राप्त होती है। ब्रज भाषा की रचना गोरखपंथी ग्रंथों में मिलती है सर्वप्रथम, जिसको कई विद्वान ये कहते हैं कि 13वीं 14वीं की शताब्दी ईस्वी की रचना है। लेकिन इनकी भाषा शैली को अगर देखा जाए तो उसके आधार पर ये 13वीं 14वीं की न होकर के 17वीं शताब्दी ईस्वी की जान पड़ती है। आप देखेंगे कि मध्यकाल में इसमें खड़ी हिंदी गद्य को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का भी योगदान रहा है। इनमें वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ श्रृंगार रस मंडन की रचना करके उसमें खड़ी हिंदी गद्य को रूप दिया है। और वल्लभाचार्य के अन्य अनुयायियों गोसाई गोकुलनाथ की रचना आपको मिलती है 84 वैष्णव की वार्ता। इनकी रचना और एक 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी रचना है जिसको कुछ विद्वान भाषा शैली के आधार पर यह कहते हैं कि यह उनकी रचना नहीं है, लेकिन अधिसंख्य विद्वान 284 वैष्णव की वार्ता को भी जो है गोसाई गोकुलनाथ की रचना मानते हैं। अब आगे हम चलेंगे तो केवल वल्लभ संप्रदाय के लोगों द्वारा ही नहीं, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही नहीं, बल्कि वल्लभ संप्रदाय के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने खड़ी हिंदी गद्य के विकास में योगदान किया। एक रचना नाभादास की, जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में ही राम भक्ति का गुणगान किया, और अष्टयाम रचना जो है उन्होंने लिखी है। आगे हम देखेंगे इसी क्रम में